Hello and welcome to the webinar on career development in medical laboratory technology. I am Shujat Hussain, Associate Faculty at Tech Mahindra Smart Academy for Healthcare, New Delhi. First of all, I am very much thankful to Mr. Anurag Mittal for conducting this webinar and giving me an opportunity to present this. Today, we will learn about the careers development in medical laboratory technology and some of its job opportunities as well the entrepreneurship opportunities in medical laboratory technology. So our session includes its introduction to healthcare system, to medical laboratory technology course, what we study in medical laboratory technology course, what are the various equipments used in the medical lab, what is the scope of medical laboratory technology, career opportunities and entrepreneurship opportunities in medical laboratory technology. Let's start with the introduction to healthcare system. Healthcare sector होता क्या है? Healthcare sector जो है ये एक वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें ग्लोबली एस्टिमेटेड है लगभग 65 मिलियन एम्प्लॉइज प्रेजेंटली हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 2009 के एस्टिमेट के हिसाब से 7,94,375 एम्प्लॉइज थे, वही जबकि एक साल पहले 2018 में 3,90,000 एम्प्लॉइज थे। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा राइजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हेल्थ केयर सेक्टर में है। हेल्थ केयर सेक्टर में या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत टाइप के हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जिसमें फिजिशियंस होते हैं लाइक डॉक्टर, सर्जन्स की बात करेंगे, नर्सेज होते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं, एक्सरे इमेजिंग टेक्नीशियंस होते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियंस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स में जो लोग आईपीडीज या ओपीडीज में हमें चिट्ठी दे देते हैं, हमें रिसिप्ट दे देते हैं या पेशेंट्स की एंट्री डिटेल्स एंट्री कर देते हैं, एचआर डिपार्टमेंट जो सैलरी वगैरह डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी एम्प्लॉइज की। किसी भी हेल्थ सेक्टर में एक अच्छा स्मूथ और सक्सेसफुल काम करने के लिए इन सब डिपार्टमेंट्स का मिल के काम करना बहुत जरूरी होता है। WHO के रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबली 2030 तक लगभग 18 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी हो जाएगी पूरी वर्ल्ड वाइड में। तो हमें इस सेक्टर के लिए सेक्टर को बूम अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या फायदे होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए? बहुत सारे फायदे, अनेक फायदे हैं, उसमें से कुछ एक फायदे जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले हाई डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड होती है मेडिकल प्रोफेशनल्स की, चाहे वो एक लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो एक नर्स हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक डायलिसिस टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, हर जगह पे इनकी डिमांड होती है। एक मेडिकल हेल्थ केयर जो होता है, जो हेल्थ केयर वर्कर होता है, उसकी एक इम्पैक्ट होता है अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, सोसाइटी में बहुत ज्यादा। इमरजेंसी केस में अगर हम रहते हैं तो किसी को कभी हॉस्पिटल लेके जाना या कभी उसकी हेल्प कर देना किसी भी तरीके से, या आजकल जो हम कोविड पैंडेमिक पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा नीड होती है सोसाइटी को एक हेल्थ केयर वर्कर की, पूरे वर्ल्ड वाइड नीड है, तो वहां पे भी उसका एक अच्छा खासा रोल होता है। एक और चीज उसमें होते हैं कि आप हेल्थ केयर कोर्सेज किसी भी एजुकेशन लेवल से शुरू कर सकते हैं। इवन के प्रेजेंट टाइम में GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो एक नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स होता है, वो आप 8th क्लास या 10th क्लास के पास करने के बाद वो कोर्स शुरू कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर का जो जॉब होता है वो हमेशा एक एक्साइटिंग होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है। हर चीज नई नई तरह के पेशेंट्स आते हैं, नई तरह के रिपोर्ट्स आते हैं, केसेस आते हैं जिन पे स्टडी करते हैं या जिनको लेके काम करते हैं, जिनके बारे में रिसर्च होती है, तो कभी डल टाइप के मोमेंट्स इसमें नहीं आती है। एंड सैलरी बहुत अच्छी होती है, एक्सेप्शनली ग्रेट सैलरीज हो जाती है, मिल जाती है उसमें। सो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स जो है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एक वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम क्लिनिकल टेस्ट्स के द्वारा हम पेशेंट्स के बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें यूरिन, जिसमें स्पूटम, जिसमें ब्लड, जिसमें सलाइवा, जिसमें पस या स्किन स्क्रैपिंग्स, उनकी स्टडी कर देते हैं सो दैट एक डॉक्टर उस पेशेंट की ट्रीटमेंट, डिजीज के ट्रीटमेंट में या उसके प्रिवेंशन में या कंट्रोल में उसको मदद कर सके। यानी कि ओवरऑल जितने भी डिजीज की ट्रीटमेंट होती है वो कहीं ना कहीं इस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट पे डिपेंडेंट होती है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन या ये सारी जांच जो होती है वो एक लैब में होती है और लैब में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स के द्वारा हो जाती है।
इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन जो होते हैं, जो ये कोर्स पढ़ते हैं, उनको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस बोलते हैं। वो असिस्ट करते हैं पैथोलॉजिस्ट को, पैथोलॉजिस्ट की स्टडी, जो सेल्स की स्टडी या डिजीज की स्टडी करते हैं, तो उनमें हेल्प कर देते हैं, उनको असिस्ट करते हैं उसमें। इस कोर्स में हम यूजुअली ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी की डिजीज को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या कारण होता है डिजीज का, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी कोर्स में कोर्स होता है दैट्स कॉल्ड एज डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसके बारे में बात करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, वो एक 2 साल का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। जब मैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स की बात करता हूं, तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक डिप्लोमा सर्टिफाइड कैंडिडेट जो होता है, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज के बहुत मौके होते हैं, जो बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं उसको जॉब करने के। और आप ये वाला कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी हॉस्पिटल, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं जो ये कोर्स ऑफर करते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए 10+2 यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसमें आप क्या पढ़ते हैं? डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें हेमेटोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, हेमेटोलॉजी जिसमें होते हैं, उस हेमेटोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि हमारी बॉडी में खून जो होता है, खून की सेल्स के बारे में स्टडी कर लेना। अगर उसमें कोई डिसऑर्डर है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन है, उनकी जहां स्टडी करते हैं उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम हमारी बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स या एंजाइम्स जो होते हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे हमारे घर में कोई पेशेंट है जिसको हम बोलते हैं, कोई ओल्ड पेशेंट है, उसका शुगर टेस्ट करवाना है, तो जो शुगर होता है, ग्लूकोज लेवल वो अप एंड डाउन हो जाता है कभी, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना बायोकेमिस्ट्री लैब में हो जाती है, एक बायोकेमिस्ट्री टेक्नीशियन करता है। नाउ पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी भी एक डिपार्टमेंट आता है एमएलटी में। इसमें हम डिजीज सेल्स यानी कि वो सेल्स जिनमें डिजीज हुए, जिनमें बीमारी पैदा हुई है, या टिश्यूज, उन बीमारियों को स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट का जो कैंसर सेल्स होती है, उनकी स्टडी हम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हम छोटे छोटे कीटाणु की स्टडी करते हैं, वो कीटाणु जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, जिसमें आपको बैक्टीरिया, जिसमें आपको वायरस, जिसमें आपको फंगस, ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो जाती है, उनकी स्टडी कर लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में फर्दर हम इन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी को, बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी डिपार्टमेंट में, फंगस को माइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, वायरस को वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में, पैरासाइट्स को पैरासाइटोलॉजी डिपार्टमेंट में। इन सब डिपार्टमेंट्स में अलग अलग हम ये स्टडी कर लेते हैं। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के बारे में आपको पता ही होगा। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां में हम ब्लड को स्टोर करते हैं। स्टोर क्यों करते हैं? ताकि अगर कोई पेशेंट को नीड होगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कैसे करना है, ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या कोई ब्लड डोनेट करता है, उस डोनर से क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ब्लड ग्रुपिंग की जो हम टेस्टिंग करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ब्लड बैंक में पढ़ते हैं। अब ये सारी जांच, ये सारी डायग्नोसिस जो होती है एक लैब में, उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक क्लिनिकल लैब में। और कुछ इक्विपमेंट्स के नाम मैंने यहाँ पे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले सिरिंज या वैक्यूम ट्यूनर नीडल्स की बात करते हैं। सिरिंज आप सबने देखे ही होंगे, जिसमें हम इंजेक्शन वगैरह करते हैं। वही सिरिंज हम लोग ब्लड कलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और वैक्यूम ट्यूनर नीडल्स क्या होते हैं? ये नीडल्स होती है जो बहुत आसानी से उसमें ब्लड कलेक्शन हो जाता है, और हमें जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए वो हम उससे एक बार में लिख सकते हैं। वैक्यूम ट्यूनर वायल्स क्या होते हैं? वैक्यूम ट्यूनर वायल्स ये वो वायल्स होती हैं, ट्यूब्स होती है, जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करके उसको स्टोर करते हैं या उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो हमें एनालिसिस करना होगा। एनालाइजर क्या होता है? एनालाइजर्स टाइप की मशीन्स होती है जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में या बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होती है। और ये एनालाइजर्स हमें काम करने में मदद कर देती है, हमें इन्वेस्टिगेशन, हमें टेस्ट करने में मदद कर देते हैं। और एनालाइजर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एक टेक्नीशियंस के लिए, क्योंकि जो काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं, वो एनालाइजर्स की मदद से हम लोग कुछ मिनटों में कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेंशन है वर्ल्ड में। रॉबर्ट हुक की सेल की आइडेंटिफिकेशन से लेके, अगर हम लोग कोविड-19 के वायरस की आइडेंटिफिकेशन तक बात कर सकते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप के जरिए हुआ है। माइक्रोस्कोप क्या है? एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है
जिससे हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जिसमें हम ब्लड सेल देखेंगे, जिसमें हम बैक्टीरिया देखेंगे, जिसमें हम फंगस देखेंगे, जिसमें हम वायरस देखेंगे। वायरस के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। कुछ मिसलिनियस आइटम्स होते हैं जो हम लैब में कंटिन्यूसली यूज करते हैं, जिसमें ग्लास वेयर्स आते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होगा, चाहे उसमें ग्लास स्लाइड्स होंगे, चाहे बैटरी प्लेट्स होंगे, या इंक्यूबेटर होता है जो हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देता है जब हमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस करवानी होगी। स्टेनिंग रिएजेंट्स होते हैं जो हम रिएजेंट्स स्टेन करने के लिए, यानी कि सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम जो कलर का इस्तेमाल करते हैं, डाई का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम स्टेनिंग रिएजेंट्स बोलते हैं। ये सारी चीजें हमारी लैब में होती है। ये एक इंटीरियर है एक लैब का, इंटीरियर साइड। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई गई है। जैसे ये यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा था इंक्यूबेटर की, ये हमारा इंक्यूबेटर है। इसमें हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देते हैं। ये इंक्यूबेटर हमें 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देता है। तो जब भी हमें कोई टेस्ट करना होगा और हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 37 होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। अब हमारे लैब का इंटीरियर टेम्परेचर हो सकता है 20 हो, 15 हो ठंड की वजह से, या बहुत ज्यादा हो, ये 40 हो, 45 हो, तो उसके लिए हम इसको इस लैब में, इस इंक्यूबेटर में रखते हैं, और ये इंक्यूबेटर में प्रॉपर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देता है। इसमें आप टेम्परेचर जो है अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक हॉट एयर ओवन होता है, इसमें हम स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम कंटिन्यूसली यूज करते रहते हैं, जैसे पिपेट्स होंगे, जैसे कुछ ग्लास वेयर्स होंगे, उनको हम दोबारा यूज करते हैं। तो जो कंटेमिनेशन होता है उसमें, चाहे वो बैक्टीरियल होगा, चाहे फंगल कंटेमिनेशन आए होंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के होते हैं, उनको किल करने के लिए हम लोग स्टरलाइजेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होते हैं। ये टेस्ट ट्यूब्स क्या करते हैं, इसी में हम ब्लड स्टोर करते हैं। ये देखिए आप, इस ब्लड में, इसमें सीरम और ब्लड दिखाई देता है। हम ये इसमें ब्लड स्टोर करते हैं और फिर इसी को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं लैब में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है लैब में। इस माइक्रोस्कोप से हम लोग स्टडी करते हैं, ब्लड सेल्स का शेप देखते हैं कैसी है, और ब्लड सेल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके स्ट्रक्चर में कोई शेप में कोई चेंज तो नहीं आई है ना, वो हम इस चीज से देखते हैं। ये हमारे पास एनालाइजर है, कितना छोटा एनालाइजर है लेकिन ये बहुत बड़े काम करता है। हमें ये सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर है बायोकेमिस्ट्री में, और ये हमें बहुत सारी इसमें टेस्ट जो हम लगा देते हैं और वो हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वाला एरिया होता है, जिसमें हम पेशेंट्स के फाइल्स रखते हैं, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स रखते हैं, या पेशेंट की एंट्री कर देते हैं। ना फ्लेबोटॉमी, जो ब्लड कलेक्शन करना और उस ब्लड कलेक्शन को रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए कलेक्शन करना और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना, वो सब फ्लेबोटॉमी में आता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। और जो कैंडिडेट, जो पर्सन फ्लेबोटॉमी करता है, उसको हम फ्लेबोटॉमिस्ट बोलते हैं। फ्लेबोटॉमी एक एमएलटी का ही एक पार्ट है, एक प्रोफेशन है, जिसमें हम ब्लड कलेक्शन से स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। जब मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ या स्टोरेज की बात करता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी लैब का एक कलेक्शन सेंटर है जो उससे बहुत दूर है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंटली कोई कलेक्शन सेंटर है और मुझे वो अपनी ओरिजिनल बड़ी लैब में भेजना है जहाँ पे टेस्टिंग होती है, तो यहाँ से ब्लड कलेक्ट किया मैंने ट्यूब में, एक वायल में, प्रॉपर तरीके से स्टोर करके, पैक करके मैंने वो अपनी लैब में भेज दिया, उसको हम ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सैंपल्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा फ्लैबटॉमिस्ट जो है वो अपना एक कलेक्शन सेंटर खोल के अपना काम कर सकता है। एज ए फ्रीलांसर फ्लैबटॉमिस्ट भी काम कर सकता है। फ्रीलांसर फ्लैबटॉमिस्ट की बात मतलब ये होता है कि कोई भी फ्लैबटॉमिस्ट जो है वो मल्टीपल लैब्स के साथ टाई अप करता है और उनको सैंपल्स प्रोवाइड करवाता है। ना रोल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या होता है? एक जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स पढ़ेगा उसका रोल क्या होता है? बहुत सारे रोल होते हैं। पहला, कलेक्शन ऑफ सैंपल, कि वो सैंपल कलेक्ट करता है, पेशेंट से सैंपल कलेक्ट करेगा। उसके बाद मैनेज स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब सैंपल जो हमने कलेक्ट कर दिया, हैंडलिंग, रिसीविंग, स्टोरेज एंड इन्वेंटरी, ये सारे काम। मतलब जब हमारे पास सैंपल आया उसको हमने हैंडल करना है, उसको चेक करना है कि क्या हमारे पास सैंपल कम तो नहीं है, ज्यादा तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, क्या पुराना सैंपल तो नहीं है ना, खराब तो नहीं हुआ है ना। उसको रिसीव करने के बाद उसकी इन्वेंटरी बना लेना, उसकी डिटेल्स एंटर करना, पेशेंट का नाम, पेशेंट का नंबर, पेशेंट की एज, पेशेंट की आईडी, यूनिक आईडी होती है, वो सारी चीजें एंटर करके उसको स्टोर करना या उसको लैब में भिजवा देना। और लैब में जाने के बाद टेक्नीशियन क्या करता है, उसकी तैयारी कर देता है कि उसको एनालाइज करे। तैयारी की बात होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर शुगर टेस्ट करना है तो मेरे पास होल ब्लड आया है,
पूरा का पूरा ब्लड आया, अब मुझे पूरे के ब्लड में शुगर टेस्ट नहीं करना है, मुझे उसका एक पार्ट चाहिए जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, तो मैं प्लाज्मा इसमें निकालूंगा और उसको तैयार रखूंगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर इन्वेस्टिगेशन कर लेना, एनालिसिस कर लेना, ये सारी चीजें आप मशीन्स के द्वारा, ऑटोमेटिक मशीन जो होती है उनकी हेल्प से इन्वेस्टिगेशन कर लेना एंड देन रिपोर्ट प्रोवाइड करवा लेना। डिस्पैच रिपोर्ट आपने दी डॉक्टर को, पेशेंट को, जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करनी। ये सारा रोल जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का होता है। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है डीएमएलटी में? डीएमएलटी सर्टिफाइड कैंडिडेट जो होते हैं, एक सर्टिफाइड डीएमएलटी कैंडिडेट जिसने अपना डीएमएलटी कोर्स सक्सेसफुली पास किया होगा, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेक्टर्स में, लैब्स में, हर जगह पे। वो अपना करियर एज ए लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन से लेकर सुपरवाइजर लेवल तक जा सकते हैं किसी भी बड़े सेटअप में। जब मैं बड़े सेटअप की बात करता हूँ, जो बड़ी हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़ी लैब्स होती हैं, तो वहां पे उसके ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। एज ए फ्रीलांसर फ्लैटफॉर्मिस्ट भी काम कर सकता है एक डीएमएलटी कैंडिडेट। किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको रिक्वायरमेंट होती है लैब टेक्नीशियंस की, तो वहां पे काम कर सकते हैं। वहां पे उनकी कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन से स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या एनालिसिस में काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जो दवा बनाने वाली कंपनी होती है, वहां पे लैब टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट होती है। सेल्स में, मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होते हैं हर एक इंडस्ट्रीज में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो लैब्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्रीज हो, हर जगह पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। वहां पे एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है वो काम कर सकता है, उसके पास वहां पे अपॉर्चुनिटीज होती है। रिसर्च, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च मतलब होता है जब हम किसी डिजीज के कारण का पता लगा देते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक फैल गई है, कितना उसने एरिया कवर कर लिया है, तो इंसिडेंस क्या है उस डिजीज का, तो वो सारी चीजें एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में आ जाता है। तो वहां पे एक लैब टेक्नीशियन की भी रिक्वायरमेंट होती है। स्कोप में देखते हैं हम कि किस किस जगह पे, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, किस किस जगह पे यूजुअली एक लैब टेक्नीशियन काम कर सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकता है, जैसे एम्स है, सफदरजंग है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जैसे फोर्टिस है, कॉलरा है। प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज, लालपैथ लैब्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। मिलिट्री मेडिकल सर्विस में काम कर सकते हैं। आर्मीज, जो भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको भी रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो उसमें लैब टेक्नीशियन एक रोल अदा कर सकता है। मेडिकल कॉलेज में होते हैं, जैसे मौलाना आजम मेडिकल कॉलेज, जामिया हमदर्द मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, जो किट्स वगैरह बना देती है, टेस्टिंग किट्स बना देती हैं, रिएजेंट्स बना देते हैं, जिसमें इरबाज है, सिमंस आता है, वहां पे ये काम कर सकते हैं। या अगर किसी डॉक्टर के पास अपना क्लिनिक है और वहां पे वो पेशेंट्स की सैंपलिंग करता है, तो वहां पे भी एक लैब टेक्नीशियन काम कर सकता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सीएसआईआर के, तो यहाँ आईसीएमआर के, तो यहाँ पे ये रिसर्च के में काम कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में, जहाँ पे साइंस पढ़ाते होंगे, उनको लैब असिस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डीपीएस है या जीडी गोइंग का स्कूल है, यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं। एज ए फ्लेबोटॉमिस्ट, तो प्राइवेट डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर्स या हॉस्पिटल्स के कलेक्शन सेंटर्स में बहुत सारा काम है, वहां पे ये अपना रोल अदा कर सकते हैं। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इन एमएलटी, एमएलटी में एंटरप्रेन्योरशिप की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एक जो एमएलटी वाला कैंडिडेट होता है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कैसे? स्टार्टिंग में अगर वो किसी भी बड़ी लैब के साथ, किसी भी बड़े हॉस्पिटल के साथ, उनके साथ एक टाई अप करके उनके नाम पे एक कलेक्शन सेंटर अपने एरिया में सेटअप कर सकता है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो अपना कलेक्शन सेंटर सेटअप कर सकता है, और सेटअप करने से क्या होगा कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जिसमें उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, उन लैब वालों को भी प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन होगा तो वो अपनी लैब स्टार्ट कर सकता है, पूरा प्रॉपर एक लैब स्टार्ट कर सकता है, जिसके उस लैब में वो खुद का प्रॉफिट कमाएगा और साथ साथ में दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे देगा। ये भी, इसमें भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर नहीं, वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उसमें अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। क्योंकि थैंक यू।